आज बहुत ज़्यादा कई वर्षों से चर्चा में है। चुनाव आयोग को लेकर भारत की राजनीति में काफ़ी चर्चा होती रहती है। खासकर विरोधी पार्टियां चर्चा करती हैं, लेकिन जब वही शासन में आ जाती हैं तो वो उस चर्चा को बंद कर देती है। तो अभी जो वोटर रिवीजन के बारे में जो बहुत ज़्यादा चर्चा हुआ और चुनाव आयोग की निष्पक्षता के ऊपर लोगों ने आरोप लगाना शुरू किया, यहाँ तक कि चुनाव आयोग को धमकियां दी गई, उन्हें काम करने से रोका जा रहा था बंगाल में। वैसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय को इंटरफेयर करना पड़ा और वोटर लिस्ट रिवीजन के सुपरिटेंडेंट्स का काम, मतलब उसको देखने का काम, जो भी शिकायत थी उसको सुनने का काम 3 राज्य से जजेस को बुलाकर दिया गया। लेकिन उसके बाद भी ये बात वहां के सत्ताधारी दल को नहीं भाया। इससे स्पष्ट मालूम होता था कि जिन लोगों का वोटर लिस्ट से नाम कटा है वो अवांछित नाम थे, जो सत्ताधारी दल के द्वारा किसी न किसी तरह से पिछले चुनाव में जुड़वाया गया था और उनकी बार बार ये दलील उनकी हो रही थी कि इसी वोटर लिस्ट पर चुनाव करा लिया जाए। चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट तथा अन्य विरोधी दलों ने इस बात को स्वीकार नहीं किया और बंगाल में चुनाव हो गया। परिणाम सत्ताधारी दल के विरुद्ध आया। बहुत सारी चीजें आज फाल्ता विधानसभा क्षेत्र में जो पकड़ाई हैं उसके अंतर्गत यह स्पष्ट जाहिर हो गया कि जो कुछ भी वोटिंग मशीन्स था उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह के ऊपर टेप लगा दिए गए थे, जिससे लोग मतदान भारतीय जनता पार्टी को नहीं कर सके। और उसके पहले जब रेड हुआ बंगाल में, कोयले घोटाले के ऊपर रेड हुआ, तो उसकी फाइलों को मुख्यमंत्री ने जाकर जो है एजेंसी से छीन लिया और कहा कि नहीं, मेरे ये इलेक्शंस के संबंधित बातें हैं, मेरे पार्टी के से संबंधित बातें हैं। तो यह स्पष्ट नजर आता है कि चुनाव आयोग को ही सिर्फ आंख में धूल नहीं झोंकने का काम राजनीतिक दल करते हैं, बल्कि वो सभी राजनीतिक दलों को करते हैं आंख में धूल झोंकने का काम। खासकर जब सत्ता में रहते हैं तो पावर का मिसयूज करके वो पदाधिकारियों को अपने साथ मिला करके वो कुछ न कुछ उल्टा सीधा करते हैं, जो वोटिंग मशीन में संभव नहीं है। लेकिन मतदान गलत होता है, मतदान की गिनती के बाद जो है उसमें घपला होता है। और ये जो फाइलें पकड़ाई हैं, ये जो फाइलें जिसे ममता बनर्जी छीन कर ले गई हैं, उसमें सारा बूथ मैनेजमेंट की बातें लिखी हुई थी कि कौन सा ऑफिसर, कौन सा पुलिस पदाधिकारी कौन सा बूथ पर भेजा जाएगा और जो कि हमारे लिए कोई व्यवधान पैदा ना करे और हम आसानी से चुनाव जीत सकें।
ये बातें जब चुनाव आयोग को बताई गई तो चुनाव आयोग ने उस पर काम करना शुरू किया और सेंट्रल फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट उसने मांगा और काफ़ी बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में सेंट्रल फोर्सेस जब बंगाल गई तो ये चुनाव संभव हो सका। तो चुनाव आयोग गलत है या राजनीतिक दल गलत है? चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है जिसको कि आर्टिकल 224 से लेकर 324 से लेकर 329 तक भारत के संविधान के आर्टिकल में चुनाव आयोग के पावर, उसके स्थिति के बारे में उल्लेख है। उसी के तहत वो चुनाव करवाती है। लेकिन चुनाव आयोग बहुत ज़्यादा शक्तिशाली संस्था नहीं है। संविधान में चुनाव कराने के प्रावधान या उत्तरदायित्व तो उसी का है, लेकिन उसकी अपनी कोई मशीनरी नहीं है। उसे मशीनरी चुनाव कराने के लिए राज्य सरकार से लेनी पड़ती है या केंद्र सरकार से लेनी पड़ती है या दोनों एजेंसीज को मिलाकर वो चुनाव करा सकती है। तो बंगाल की स्थिति ये थी कि ममता बनर्जी केंद्रीय एजेंसीज का प्रवेश चाहती ही नहीं थी। वो राज्य के पदाधिकारियों से ही वो चुनाव कराना चाहती थी, जिससे मेलाफाइडी इंटेंशन उनका स्पष्ट पता चलता था। तो चुनाव आयोग ने इसको नहीं माना और चुनाव की प्रक्रिया में, उसके निर्णय में ये लिखा गया है कि उसके निर्णय के ऊपर जब तक वह अपने कानून के तहत काम करता है, कोई कोर्ट उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती है। यही कारण है कि सर्वोच्च न्यायालय ने इंटरफेयर नहीं किया, बल्कि असिस्ट किया चुनाव आयोग को कि हम न्यायिक पदाधिकारियों को भी आपकी मदद के लिए दे रहे हैं, जिससे उनकी निष्पक्षता के ऊपर सत्ताधारी दल को या किसी को भी जो है बोलने का अधिकार नहीं रहेगा। और बंगाल में चुनाव हो गए। यह स्पष्ट मालूम चल गया कि ममता बनर्जी क्यों वोटर लिस्ट में संशोधन नहीं चाहती थी। तो अब की जो स्थिति है वो और ये बतलाती है कि भारतवर्ष में चुनाव आयोग का जो ड्यूटी है वह मामूली ड्यूटी नहीं है। चुनाव आयोग का ही ये काम है कि भारत में वो प्रजातंत्र का निष्पक्ष संचालन वो करे। तो इस चुनाव की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण कौन है? इस चुनाव की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण देश के लिए वोटर है, क्योंकि वही देश का संप्रभु मालिक है। उसके विचार ही कानून होते हैं। उसके विचार के बहुमत के आधार पर ही कानून बनता है। इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर चुनाव के लिए वोटर होता है एज ए इंडिविजुअल। तो इस प्रकार से चुनाव आयोग का यह उत्तरदायित्व है कि वह सही वोटर को मतदान करवाए और गलत वोटर मतदान ना करें, इसके लिए वह काम करे। यह स्पष्ट मालूम हो गया कि आज तक जब निष्पक्ष चुनाव हुआ, लोगों के दिमाग से भय को दूर कर दिया गया, तो चुनाव परसेंटेज जो है वह 82, 83
90% तक चला गया। यह स्पष्ट जाहिर करता है कि अगर चुनाव में शांति प्रक्रिया अगर बहाल रहे तो जनता मतदान करने के लिए जाएगी और अपने विचारों को रखेगी। इसलिए आज सबसे बड़ी चुनौती है कि हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा देश है। एक तो एक बंगाल एक छोटा राज्य था जिसमें चुनाव हो रहा था, 5 राज्यों में ऐसे चुनाव हो रहे थे, लेकिन सबसे ज्यादा डिस्टर्ब बंगाल था। इसलिए इंडियन फोर्सेस को जो जवान हैं, जो पैरामिलिट्री के फोर्सेस हैं, वो सारे फोर्सेस बंगाल में उतार दिए गए और लोगों के भय को दूर कर दिया गया। लेकिन यही चुनाव अगर पूरे देश में एक साथ हो तो क्या इतना पैरामिलिट्री फोर्सेस है कि वो चुनाव बंगाल के जैसा पूरे देश में करवा सकती है? तो इसके लिए क्या जरूरी है? इसके लिए जरूरी है कि चुनाव आयोग को और भी स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। उसे सभी राजनीतिक दलों के ऊपर डे 1 से ही उसे निगरानी रखना होगा, क्योंकि अगर राजनीतिक दल के अंदर स्वतः अगर प्रजातंत्र नहीं है, उसके अध्यक्ष अगर नॉमिनेटेड हैं, उसके अध्यक्ष अगर जीवन भर अध्यक्ष बने रहना चाहते हैं, या कोई वह एक परिवार की पार्टी है, किसी एक खानदान की पार्टी है, तो वैसे समय में चुनाव आयोग के लिए यह बहुत कठिन है कि वह निष्पक्ष चुनाव कराए। तो ऐसी स्थिति में चुनाव आयोग को डे 1 से ही वो देखना पड़ेगा। हम तो कहते हैं कि दीपक के तले अंधेरा है। चुनाव आयोग के अंतर्गत हजारों पार्टियां रजिस्टर्ड हैं और नेशनल पार्टी के रूप में 2-3 पार्टियां ही बच गई हैं। रीजनल पार्टीज हैं और कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो रीजनल नहीं है, सिर्फ रजिस्टर्ड हैं। तो इतने पार्टियों के अंदर आंतरिक प्रजातंत्र है कि नहीं? मतलब आंतरिक प्रजातंत्र का क्या यहां अर्थ होगा? आंतरिक प्रजातंत्र का अर्थ होगा कि उस दल के अंतर्गत वार्षिक या द्विवार्षिक या त्रिवार्षिक चुनाव होते हैं या नहीं होते हैं, मेंबर्स बनाए जाते हैं या नहीं बनाए जाते हैं, लोकल लेवल से वोट होता है कि नहीं होता है, पार्टी के अंतर्गत लोकल से हायर तक अगर चुनाव होता है कि नहीं होता है, इस बात को देखने का पूरा उत्तरदायित्व चुनाव आयोग का है। अर्थात डेमोक्रेसी सिर्फ पार्लियामेंट और विधानसभा के लिए ही नहीं है। डेमोक्रेसी जब पार्लियामेंट और विधानसभा में राजनीतिक दल जाते हैं तो राजनीतिक दल को प्रजातंत्रीय बनना पड़ेगा। जब तक उनके अंतर्गत प्रजातंत्र के मान्यताओं और सिद्धांतों के आधार पर काम नहीं होगा, तब तक जो है चुनाव निष्पक्ष नहीं हो सकते हैं और चुनाव आयोग के लिए हमेशा सरदर्द बना रहेगा। इसलिए आज वास्तव में भारतवर्ष में चुनाव क्या है? चुनाव तो आज क्या अर्थमेटिक है, क्या केमिस्ट्री है, क्या या वोटर्स का इंजीनियरिंग है? तो अगर आप इस बात को अगर देखना हम चाहते हैं तो हम पाते हैं कि आज अर्थमेटिक भी लोग अप्लाई कर रहे हैं, केमिस्ट्री भी अप्लाई कर रहे हैं और इंजीनियरिंग भी अप्लाई कर रहे हैं। पोलिंग का इंजीनियरिंग, अर्थमेटिक, सारा ये कुछ अप्लाई कर रहे हैं। आज क्या चुनाव आयोग को पता नहीं है कि सरकारी खजाने से कैसे पब्लिक ओपिनियन को
फ्रीबीज देकर चुनाव के समय में वोट खरीदे जा रहे हैं, गरीबों को अपने आप को बेचने पर मजबूर होना पड़ रहा है। तो चुनाव आयोग का यह उत्तरदायित्व बनता है कि बिना काम का पैसा अगर सरकारी खजाने से भी अगर वह एक्सीडेंटल नहीं है तो चुनाव के समय ऐसे अनुदान देना गैर कानूनी घोषित किया जाए और उन दलों को चुनाव लड़ने से वंचित कर दिया जाए कि आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं अगर ये बात आप करते हैं तो इस प्रकार से आज चुनाव जो है धन का खेल बन गया है, पावर का खेल बन गया है, शक्ति का खेल बन गया है। और जबकि कहा जाता है कि ये सारी चीजें चुनाव के लिए वर्जित हैं, गैर कानूनी हैं, लेकिन उससे भी बढ़कर ग्रास रूट तक कुछ बातें चली गई हैं। वो चली गई हैं कि जातीय आधार पर लोग संगठित होकर अगर एक जगह एक विधानसभा क्षेत्र में अगर एक जाति का अगर 25 से 30% अगर जनसंख्या है तो वह मानकर चलता है कि उसी का विधायक होगा, 75 और 65% वाले का विधायक नहीं होगा। क्योंकि जाति के लोग एकजुट होकर जाति के नाम पर मतदान करते हैं और दूसरों को मतदान करने से रोकते हैं, धमकी देते हैं। तो ये बातें जब संविधान में लिखा हुआ है कि जाति, भाषा, क्षेत्र, धर्म ये सब चीज बाधित हैं चुनाव में, फिर भी आज भारतवर्ष में जो है सिर्फ इसी का काम, इसी से चुनाव लड़ा जा रहा है। जो चीज गैर कानूनी है वही चुनाव के समय में कानूनी हो जाता है। इसको कौन रोकेगा? इसको चुनाव आयोग को रोकना पड़ेगा। चुनाव आयोग पर यह आरोप लगता है कि वह सत्ताधारी दल का बात मानता है, विरोधी दल की बात नहीं मानता है। मैं भी कई चुनाव आयोग के करीब 50 बैठक में मैं गया हूं। मैं एक छोटे से दल का नेता था, मेरी पार्टी रजिस्टर्ड थी, मैं चुनाव आयोग में गया हूं। ये सही है कि बड़ी पार्टी का बात सुना जाता है क्योंकि उनकी संख्या अधिक है। छोटी पार्टी के लोगों की बातें नहीं सुनी जाती है, उनकी उपेक्षा की जाती है। तो ये चुनाव आयोग को देखना पड़ेगा कि सारे निर्णय छोटी पार्टियां हो या बड़ी पार्टियां हो, अगर उनके सुझाव मानने योग्य हैं तो उनको माना जाए, अन्यथा उनके सुझाव को नहीं माना जाए। और मेरा सुझाव होगा कि भारतवर्ष में चुनाव आयोग एक टीथलेस, दंत विहीन, नख विहीन सिंह है, जिसे मात्र संविधान के 5 अनुच्छेदों के द्वारा कुछ लिखित शक्तियां दी गई है। उसके पास न अपना रिसोर्सेस है, न अपना मैन पावर है कि वो अपनी इच्छा के अनुसार काम करा सकता है। लेकिन अगर दृढ़ इच्छा शक्ति का अगर चुनाव आयोग का व्यक्ति कोई होता है तो उसे मदद मिलती है, न्यायपालिका के द्वारा भी मिलती है मदद, जनता भी उसकी मदद करती है। इसके उदाहरण हैं टीएन शेषन। जब बिहार में अत्यधिक धांधली बढ़ गया लालू यादव के समय में, तो टीएन शेषन को अपने पावर को दिखाना पड़ा और सर्वोच्च न्यायालय ने उसका साथ दिया। तो क्या हुआ? वहां भी वैसी शक्तियां जो प्रजातंत्र विरोधी थीं, जो कि
जाति आधारित थी, परिवार आधारित थी, वैसी शक्तियों को पराजय का मुख देखना पड़ा। तो क्या हुआ, जिस दल की सरकार रहती है, अगर चुनाव आयुक्त, पहले वन मैन चुनाव आयुक्त होता था, एक ही व्यक्ति का यहाँ इलेक्शन कमीशन इंडिया में होता था, टीएन सेशन सभी कुछ वही थे चुनाव आयोग में, पीर बावर्ची भिस्तिकर। जब लोगों को लगा कि टीएन सेशन अकेला अगर निर्णय लेगा तो वह हम लोगों के लिए खतरनाक है, हम लोगों की बात नहीं मानेगा, हम लोग को चुनाव में जीतने नहीं देगा, तो सत्ताधारी दल ने क्या काम किया कि चुनाव आयोग को वन मैन कमीशन से 3 मैन कमीशन बना दिया गया और अपने लोगों को कोशिश किया गया, क्योंकि नियुक्ति का अधिकार तो इन्हीं लोगों के पास है, तो ऐसे ऐसे लोगों को नियुक्त कर ले जाया जाने लगा कि जो उनकी बात को माने। लेकिन सर्विस रूल में लिखा हुआ है कि अब सरकार के जनता के नौकर हैं, किसी पार्टी के किसी के नौकर नहीं हैं। गलत अगर कोई चीज है तो फाइल में आप गलत लिखेंगे, आपको आपके पद से कोई हटा नहीं देगा, क्योंकि आपको कानूनी सुरक्षा प्राप्त है। लेकिन बात दूसरी है, सभी जानते हैं कि उनकी शक्तियां क्या है, लेकिन कोई नहीं चाहता है कि उनकी पोस्टिंग नॉन सिग्निफिकेंट स्थान पर हो। इसलिए वो भविष्य को देखकर कि भविष्य में भी मेरी चलती रहे, वो जिनका दबदबा होता है, जिनका प्रभाव होता है, उनकी बात को मानकर वो गलती भी करते हैं। तो चुनाव आयोग के कार्यों के भी लगातार समीक्षा होनी चाहिए और चुनाव आयोग को भी लगातार राजनीतिक दलों की समीक्षा करनी चाहिए कि वो प्रजातांत्रिक सिद्धांत के आधार पर चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। आज समय आ रहा है फिर डिलिमिटेशन का। तो हिंदुस्तान में डिलिमिटेशन कैसे होना चाहिए? आज हिंदुस्तान का जो बसावड़ा है, जो जिस तरह से लोग बसे हुए हैं, अगर उसका कंपोजिशन देखा जाए तो पता आपको चलेगा कि एक गांव में एक ही जाति के लोग हैं, या तो 80% या 60% या 70% एक ही जाति के लोग हैं, 30% दूसरी जाति के लोग हैं। तो ये जब जातीय भावना जब पैदा की गई है, जिसको चुनाव आयोग रोकने में असफल है, देश का संविधान न्यायपालिका उसको रोकने में असफल है, नेता पार्लियामेंट तो चाहते ही नहीं है, क्योंकि वो उसी आधार पर चुनाव जीत कर आते हैं। तो इसको जो डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज हो रहा है, उसमें ये ध्यान दिया जाए कि जाति आधारित कॉन्स्टिट्यूएंसी ना बने, मिक्स्ड पॉपुलेशन के आधार पर कॉन्स्टिट्यूएंसीज को बनाया जाए। जब तक ऐसा नहीं होगा, जातियों का दबदबा बना रहेगा और जाति के लोग अगर वोट देकर किसी को जिताते हैं तो वो माफिया बन जाते हैं, चाहे बालू माफिया बने, ठेकेदार माफिया बने, तो वो माफिया बन जाते हैं, वो प्रजातंत्र के लिए सबसे खतरनाक हो जाते हैं और वास्तव में प्रजातंत्र चल नहीं पा रहा है हिंदुस्तान में। तो अभी डिलिमिटेशन का समय है, इसके ऊपर गौर करने की आवश्यकता है कि डिलिमिटेशन ऐसा किया जाए जिसमें जातीय वर्चस्व की समाप्ति हो जाए विधानसभा या लोकसभा के क्षेत्र में। मिक्स्ड पॉपुलेशंस के आधार पर वो चीज़ें अगर रहे, किसी एक जाति का 50, 40, 50, 30% वोट नहीं हो उस कंस्टिट्यूएंसी में, इस तरह से निर्माण किया जाए। दूसरी बात है, जो अंतिम बात मैं रखना चाहता हूं, कि गांधी जी ने कहा था कि चुनाव लड़ने का किसको अधिकार है, किसको चुनाव लड़ना चाहिए।
जो समाज सेवी हो, जिसने 10-5 वर्ष तक समाज सेवा किया हो, जिसको जनता जानती हो कि अमुक व्यक्ति है, हाँ हम इसको जानते हैं, ये कैसा है नहीं है वो जानती है, उसी को टिकट मिलना चाहिए। तो आज क्या हो रहा, उल्टा हो रहा है। यहां संशोधन करना पड़ेगा। जो आज चुनाव प्रचार की प्रक्रिया है और जो आपको बताया मैंने कि इलेक्शन इंजीनियरिंग है, वो इलेक्शन इंजीनियरिंग तभी टूट सकता है जब चुनाव का प्रचार बंद कर दिया जाए। आसमान से उड़कर एक बैग कोई व्यक्ति थैली लेकर हवाई जहाज से उतरकर चुनाव जीत कर न चला जाए। चुनाव प्रचार जो आज 15 दिन या 20 दिन या 21 दिन का समय दिया जा रहा है, इसको भी रोक देने की आवश्यकता है। गांधी जी ने ठीक कहा था कि सिर्फ पेपर में नाम पब्लिश कर दिया जाए। जो व्यक्ति समाज सेवा किया होगा, जिसको जनता जानती होगी, वो तुलना करके देखेगी कि कौन अच्छा समाज सेवक है, उसको वोट देगी। और वैसे लोग के अगर चुनाव जीत कर जाएंगे तभी काम होगा। गांधी जी को कौन नहीं जानता था, नेहरू जी को कौन नहीं जानता था, मोदी जी को कौन नहीं जानता है। तो ऐसे ऐसे लोग, जानने वाले लोगों को जब तक नहीं भेजा जाएगा, थैली शाह माफिया, बालू माफिया, कोयला माफिया, जमीन माफिया, इस तरह के लोगों को अगर चुनाव में अगर टिकट दिया गया और चुनाव जीत कर वो चले गए, तो कभी डेमोक्रेसी सुरक्षित नहीं रहेगा, कभी चुनाव आयोग जो है स्वच्छ चुनाव नहीं करा सकेगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ।